हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कमल शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल डॉक्टर फिजिक्स फॉर यू में। आज अपन देखने वाले हैं सेंटर ऑफ मास का अगला लेक्चर। सेंटर ऑफ मास बात करते हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। आज अपन बात करेंगे लास्ट से रिलेटेड, मैं कुछ बातें वापस रिकॉल करूँगा, लेकिन वहाँ से रिलेटेड ही आगे अपन बात करेंगे, इसलिए मैं उनको क्लियर करता हूँ। पहले सबसे पहली बात आती है, एक अपन ने बात लिखी थी कि सेंटर ऑफ मास अपन ने लिखा था कि इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, एक्सटर्नल फोर्स कितना हो, ज़ीरो हो, तो एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा बालकों, ज़ीरो होगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा बालकों, ज़ीरो। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये बात अपन ने लिखी थी, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट। मैंने कहा था मेरे को बाकी चीज़ें बहुत कम काम आएंगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इफ़ सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो तो बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी भी क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। मतलब अगर रेस्ट पे है, रेस्ट पे सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब सेंटर ऑफ मास किस पे है, रेस्ट पे। अगर रेस्ट पे है तो मैं कहूँगा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, डजंट चेंज। क्लियर है बालकों, ठीक है, चेंज नहीं होती, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती, ये थ्योरी। दूसरी, अगर वेलोसिटी कुछ है VCM इनिशियल कुछ है तो VCM फाइनल भी वही रहेगी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो जैसे 5 थी तो बोले 5 ही रहेगी, 10 थी तो 10 रहेगी, अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। और अपन ने बोला अगर ज़ीरो है तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। मतलब सेंटर ऑफ मास की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती। अगर एफ एक्सटर्नल आपने ज़ीरो लगाया है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी बालकों। क्लियर है बालकों, ठीक है। तो अब अपन इससे आगे की बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। क्लियर है, ठीक है, अपन ने ये बात कही। अब मैं इससे आगे की कहानी कहता हूँ। जैसे मैं कुछ ऐसे कह दूँ, एक छोटी सी बात करते हैं अपन, ध्यान रखना। ये M1 है, M1 मास है, और ये कोई M2 मास है। अभी इसकी, अभी मैं कह दूँ ये कोई ओरिजिन है, इससे इसकी पोजीशन कोई x1 इनिशियल कह देता हूँ, I, x1 I, और इसकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन को x2 I लिख देता हूँ। अब सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली x2 I, सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली यहाँ होगा कहीं, मैंने मान लिया ये सेंटर ऑफ मास है, और ये मैं कह दूँ x सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है यहाँ से। क्लियर है। अब कुछ देर बाद क्या हुआ, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो लगाया, इसका मतलब अगला कहते ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो अपन बोलेंगे इंटरनल फोर्स लगाए मतलब एक्सटर्नल कितना है, ज़ीरो है। एक्सटर्नल कितना है बालकों, ज़ीरो। मतलब इंटरनल फोर्स बोले मतलब एक्सटर्नल कितना है, ज़ीरो है। एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, ठीक है, एफ एक्सटर्नल अगर क्या हो, ज़ीरो है। अब अगला कहते पोजीशन चेंज कर ली M1 ने, M1 इस जगह आ गया है, यहाँ से मैं पोजीशन बता देता हूँ, ये वही ओरिजिन है, मान लो x1 फाइनल, x1 F फाइनल, फर्स्ट की फाइनल पोजीशन है, पहले वहाँ था अब यहाँ है। ऐसे ही मैं कह दूँ M2 मास है, उसकी पोजीशन हो गई है x2 फाइनल हो गई, यहाँ से ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन। ये कोई पॉइंट अपन ने क्या मान लिया, O मान लिया। यहाँ से मान लो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो इसकी x1 फाइनल लिख दी मैंने यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने डायग्राम अलग बना दिया, कुछ तुम्हारा कुछ खा लिया क्या, नहीं खाया। क्लियर है। अब मैंने डायग्राम चेंज किया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क है नहीं पड़ता बालकों। तो मैंने क्या किया, पोजीशन चेंज कर दी बस। x2 फाइनल, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, बोले यहाँ पर, मान लिया ये XCM है, मैं कह दूँ ये XCM फाइनल, ये XCM इनिशियल। लेकिन अपन को बात है, चूंकि बिकॉज इफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर F एक्सटर्नल कितना है बालकों,
ज़ीरो है, एफ एक्सटर्नल ज़ीरो है, तो डेफिनेटली मैं ये बात कह सकता हूँ। और वी सी एम इनिशियल कितना है, वी सी एम इनिशियल कितना है, ज़ीरो दिया हुआ है कंडीशन। इफ एफ एक्सटर्नल ज़ीरो, वी सी एम इनिशियल ज़ीरो, तो अपन कहते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास इनिशियल बराबर होगा एक्स सेंटर ऑफ मास फाइनल, क्योंकि सेंटर ऑफ मास चेंज ही अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। क्लियर है, ये बात अपन ने कह दी। एक्स सी एम इनिशियल बराबर एक्स सी एम फाइनल। सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन बताइए ज़रा फॉर्मूला। मैंने सुना है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1, क्या आएगा बताना ज़रा, m1 x1। भाई यहाँ इधर लिख दूँ बाल को, क्लियर, ताकि उधर और बातें लिख दूँ, वैसे लिख दूँ m1 x1 इनिशियल प्लस m2 x2 इनिशियल, क्लियर है, बट्टा m1 प्लस m2 बराबर xcm फाइनल, xcm फाइनल m1 x1 फाइनल प्लस m2 x2 फाइनल अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 गया। क्लियर है, मैं ऐसे लिख दूं क्या, अब मैं इसको इधर ले आऊं, इसको भी इधर ले आऊं, क्या बनेगा बाल को बताना ज़रा, बताइए ज़रा। मैं ये कह सकता हूँ ऐसे बनेगा, m1 इधर लेकर आ रहा हूँ मैं दोनों को, x1 फाइनल माइनस x1 इनिशियल, m1 को कॉमन ले लिया, प्लस m2, यहाँ क्या आएगा बाल को, x2 फाइनल माइनस x1 फाइनल, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, x2 फाइनल माइनस x2 इनिशियल, कह सकते हैं क्या बाल को अपन, क्लियर है। अपन ऐसा कह सकते, मैं इसको लिख सकता हूँ बराबर कितना होगा, वो सारी चीज़ें इधर ले आया तो वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो, या मैं इधर लिख देता हूँ ये इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक है। अब मैं उधर ले जाऊँगा इस ज़ीरो को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उधर दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने इस तरफ लिख दिया, कोई आपत्ति थोड़ी है आपको। मैं ऐसे लिख सकता हूँ m1 x1 फाइनल माइनस x1, मतलब चेंज इन x पोजिशन ऑफ फर्स्ट, डेल्टा x1 लिख दूँ मैं, फर्स्ट की x की या पोजीशन में चेंज, प्लस m2 इंटू डेल्टा x2, मतलब सेकेंड पार्टिकल के पोजीशन में चेंज, बराबर कितना आएगा, ज़ीरो। तीन पार्टिकल होते तो यहाँ m1 m2 और m3 होता तो यहाँ m3 x3 इनिशियल, यहाँ m3 x3 फाइनल। वो सेम प्रोसीजर यहाँ क्या आ जाता, इफ तीन पार्टिकल होते तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 बराबर क्या हो जाता, ज़ीरो हो जाता। क्लियर, आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला कभी भूलना नहीं है, मैंने बोला था सारी बातें उसी पे डिपेंडेंट है। क्लियर है बालकों, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो और आपने एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा रखा हो, ज़ीरो लगा रखा हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो m1 x1। दूसरी बात, एक बात और इम्पोर्टेंट, नोट डाल के लिख लेना इस बात को, एफ एक्सटर्नल ज़ीरो है और दो पार्टिकल एक म्यूचुअल इंटरेक्शन से एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ये पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, दोनों म्यूचुअल इंटरेक्शन से एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो हमेशा कहाँ कोलाइड करते हैं या मीट करते हैं, तो अपन बोलते हैं हमेशा सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, सेंटर ऑफ मास पे। क्यों, ये दो पार्टिकल हैं, मान लो ये म्यूचुअल इंटरेक्शन से इस तरफ बढ़ा, ये भी और ये भी। अब देखो, पहले इनका सेंटर ऑफ मास मान लिया मैंने यहाँ कहीं है, सेंटर ऑफ मास मान लिया यहाँ कहीं है। अब एफ एक्सटर्नल तो कितना कर रहे हैं अपन, ज़ीरो। एफ एक्सटर्नल तो अभी इस कंडीशन में है ही कितना, ज़ीरो, मतलब एफ इंटरनल की बात करेंगे अपन, ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, फलाना ढिकना, ये बात करेंगे अपन। तो देखिए ज़रा, मैं कहूँ ये इसकी तरफ आया, ये दोनों यहाँ मिलेंगे कहीं, अपन बोलेंगे कहाँ मिलेंगे, तो सेंटर ऑफ मास में मिलेंगे। क्यों, अब ये यहाँ आ चुके दोनों नज़दीक, तो सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब पहले जहाँ सेंटर ऑफ मास था ये वहीं मिल रहे हैं। क्लियर है, तो दो पार्टिकल अगर म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण मिलते हैं तो वो हमेशा कहाँ पर मिलते हैं, सेंटर ऑफ मास पे मिलते हैं, अगर इनिशियली वो कैसे हो, रेस्ट पे हो। तो एफ एक्सटर्नल इज ज़ीरो, तो अपन क्या लिखेंगे, इफ
F external is 0 and VCM initial is 0 and two particle meet with each other, then the point meet with each other due to internal force, then the meeting point is point of center of mass, point of C1 सेंटर ऑफ मास में मिलते हैं, दे विल मीट एट सेंटर ऑफ। तो अपन बोल रहे हैं बालकों कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ और सेंटर ऑफ मास पहले 0 पे था, मतलब दोनों पार्टिकल रेस्ट पे थे, अगला ऐसा बोल सकता है दोनों पार्टिकल रेस्ट पे हो, दोनों पार्टिकल किस पे हो, रेस्ट पे हो इनिशियली, ठीक है, इनिशियली दोनों पार्टिकल किस पे हो, रेस्ट पे हो। तो अपन कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो अपन कहेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे, सेंटर ऑफ मास पे मिलते हैं डेफिनेटली। क्लियर है, अपन ऐसा कह सकते हैं। देखिए ज़रा अब इससे आगे की कहानी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो चेंज होना नहीं है, दोनों मिल रहे हैं तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे। अब देखो इससे आगे की कहानी कहता हूँ। देखें एग्जाम्पल करते हैं अपन, पहले इससे रिलेटेड ही बात आएगी, बाद में m1 डेल्टा x1, ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग शब्दों में कह देते हैं। नीट के स्टूडेंट्स के लिए और जेई के स्टूडेंट्स के लिए इनको इन शब्दों में अपन ने पिरो दिया है बस, ताकि आसान लगे थोड़े से पॉइंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल है, दो पार्टिकल है मान लो, देयर आर टू पार्टिकल्स, देयर आर टू पार्टिकल्स initially at distance of 60 meter and their masses are 10 kg and 4 kg, 10 kg and 4 kg. Then find out distance traveled by each before collide if they collide due to internal forces, due to mutual attraction force, mutual internal attraction force। ठीक है, वो म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स शो करते हैं एक दूसरे पर, जिससे वो टकरा जाते हैं। तो टकराने से पहले वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे दोनों, क्लियर है, वो पूछा है। दूसरा, व्हेन दे कोलाइड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हेन दे कोलाइड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पूछ सकता है कोलाइड के टाइम पे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पूछ सकता है। क्लियर है, तो देखिए ज़रा, ये दो पार्टिकल्स हैं, अब मैंने कह दिया ये दो पार्टिकल्स हैं, बना लेता हूँ मैं, ये दो पार्टिकल हैं, ये 10 kg का है और ये कितने kg का है बालकों, 4 kg का। दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस कितनी है बालकों, दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस है अपने पास 60 मीटर। क्लियर, अपन को पता चल गया ये कहाँ पर मिलेंगे बालकों। तो मैं कहूँगा सबसे पहले 2-4 बातें लिखेंगे अपन बोलेंगे कि F एक्सटर्नल कितना है, यहाँ पर F एक्सटर्नल 0 है, F एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0 एक्सेलरेशन। और VCM इनिशियल कितना है, 0 है, क्योंकि पार्टिकल किस पे थे, इनिशियल पार्टिकल इज एट डिस्टेंस एंड देयर
मासेस आर 10 kg, देन फाइंड आउट, रेस्ट पे थे वो, चलना शुरू हुए थे, ठीक है। इनिशियली दे आर एट रेस्ट भी लिख दें अपन, नहीं लिखें तो भी वही समझना है अपन को, दे आर एट रेस्ट, क्योंकि वो उनमें अट्रैक्शन के कारण चलना शुरू है। अपन बोल सकते हैं देर आर टू पार्टिकल्स इनिशियली एट डिस्टेंस 6 मीटर अपार्ट एंड एट रेस्ट क्लियर है, मैं ऐसा कर दूं, एंड एट रेस्ट, ठीक है। ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस वो कोलाइड कर रहे हैं। अब अपन को पता चल गया VCM इनिशियल कितना है 0, तो VCM फाइनल भी कितना होगा 0 होगा। एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, VCM कोलाइड का टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये तो अपन को पता चल चुका है, इसमें तो कोई अपने पास कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा अपन ये कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास विल point of center of mass does not, point of COM does not change, doesn't change, मतलब वही रहेगा। तो ये कहाँ पर मिलेंगे, they meet at center of mass, they meet at COM, ये बात भी अपन पहचान चुके हैं, देखा था अपन ने, वो कहाँ पर मिलेंगे बालकों, सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे। एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, अपन ने कहा ये 10 kg वाला और ये 4 kg वाला, ये मीटिंग कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास ही निकाल लूँ मैं। तो सेंटर ऑफ मास 2 पार्टिकल के लिए मैंने सेकंड लेक्चर में ही बता दिया था, फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था आपको कि 2 पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे कितने डिस्टेंस पे होता है। तो याद होगा तुम्हें, मैंने बोला था ये M1 मास, ये M2 मास, याद आया कुछ, ये डिस्टेंस कोई उनके बीच की कोई D या R, तो ये सेंटर ऑफ मास अगर है तो इससे डिस्टेंस मैं R1 कह देता हूँ, इससे डिस्टेंस R2 कह देता हूँ। तो R1 की वैल्यू क्या थी बकना बालकों, R1 था दूसरे वाला मास इनटू बीच की डिस्टेंस टोटल अपॉन M1 प्लस M2 था, क्लियर है, ये था। तो मैं इससे निकालूं तो पहला कितना चलेगा, तो R1 कितना है बताना ज़रा, ये मैं मान लेता हूँ सेंटर ऑफ मास है, तो बताइए ज़रा M2 कितना है, तो मैं कह दूँ 4 kg, बीच की डिस्टेंस कितनी है D कितनी है, तो मैं D कह दूँ 60 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 कितना हो गया, 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, क्लियर है। 2 से डिवाइड कर दो, ये 7 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 120/7 मीटर, पहला इतना चलेगा। दूसरा कितना चलेगा R2, पहला तो यहाँ पहुँच जाएगा, ये दोनों ये ऐसे तबड़े तबड़े तबड़े, ये यहाँ, ये डिग ये यहाँ पे, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं सेंटर मास। ये कितना चला R1, ये कितना चलेगा R2, जब कोलाइड करेंगे तो R2 कितना हुआ बात को बताना ज़रा मेरे को, R2 कितना हुआ तो बताइए ज़रा। R2 कहाँ पे, मैं कहूँ M1D अपॉन M1 प्लस M2, M1 कितना है बाल को बताइए ज़रा, M1 कितना है 10 kg, मैं कह दूँ M1 कितना है 10 kg इंटू D कितना है बाल को, D कितना है 60 मीटर अपॉन 14, 7 5 300 अपॉन 7 मीटर, क्लियर, इतना चलेंगे, ठीक है। ये नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। 60 इंटू 5 कितना 300 अपॉन 7 आ जाएगा, क्लियर है बाल को। ये दोनों पार्टिकल्स इतना चलेंगे, अपन ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, इससे आगे अपन बात करते हैं। सेकंड है, मान लो ये तो 2 पॉइंट है किसी डिस्टेंस पे दी हुई, ऐसा क्वेश्चन तो आप छोड़ोगे नहीं अभी, मेरे हिसाब से नहीं छोड़ोगे। या फिर ऐसा बोल दें ये इतना चला तो दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस कितनी होगी, तो D की वैल्यू पूछ लेगा, जैसे R1 की वैल्यू दे दे, मास दे दे दोनों का, और पूछ ले दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस बताइए, तो बता सकते हो या नहीं बता सकते, क्लियर है, बता सकते हैं। दूसरा मैं बात करूँ इससे आगे की कहानी की, मैं बात करता हूँ आगे की कहानी की, इससे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर टू स्फीयर्स, ये है, इसकी रेडियस R है, इसका मास M है, इसका मास 5m है, इसकी रेडियस है 2r, देखने से नहीं लग रहा तो चलो देखने से बना देते हैं एकदम बड़ा, ये लो, इसकी रेडियस कितनी 2r, और मैं कह देता हूँ दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस 33r है, दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस कितनी है 33r है। तो बताइए ज़रा
what will be the traveled distance by m mass sphere before collide. ठीक है, कोलिजन से पहले ट्रेवल डिस्टेंस की डिस्टेंस कितनी होगी बिफोर कोलाइड. इफ इनिशियली दे आर एट रेस्ट, and attract by attraction force, mutual attraction, या collide due to internal attraction force. ऐसे कह दिया मैंने. सारी चीजें क्लियर है इस क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, पॉज करके क्वेश्चन को लिख लेना. व्हाट विल बी द ट्रेवल्ड डिस्टेंस, फर्स्ट कितना ट्रेवल डिस्टेंस करेगा बाई मास m, ये वाला कितना ट्रेवल करेगा जब तक कि दोनों स्फीयर एक दूसरे से टकरा नहीं जाते हैं. और दोनों का इनिशियली किस पे थे, इनिशियली दे आर एट रेस्ट एंड कोलाइड ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस. मतलब ये कहना चाहता है इंटरनल फोर्सेस है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कितना है बालकों, 0. एक्सटर्नल फोर्स मेरा 0 है, तो बालकों देखिए ज़रा मैं क्या कह सकता हूँ. एक्सटर्नल फोर्स मेरा क्या है, 0 है, तो F एक्सटर्नल क्या बातें कह सकते हैं. F एक्सटर्नल बराबर क्या है बालकों, 0 है अपने पास. F एक्सटर्नल मेरे पास 0 है, मतलब A सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा. मतलब VCM इनिशियल क्या होगा, 0 है, तो VCM फाइनल भी क्या होगा, 0 होगा. क्लियर है, मैं ऐसा कह सकता हूँ. दूसरी बात मैं कहूँ तो सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डजंट चेंज, अपन ऐसा कह सकते हैं. दूसरी बात और क्या कह सकते हैं बाल को, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डजंट चेंज. एक बात तो अपन ने ये कह दी. दूसरी बात और क्या कह सकता हूँ मैं, ये स्फीयर है अपने पास, ठीक है, इसकी सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए. इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, अपन को मालूम नहीं है. लेकिन ध्यान दो, जब ये दोनों टकराएंगे तो इनकी सरफेस से टकरा जाएगी, तो अपन को बीच की डिस्टेंस 33 r नहीं लेनी. फॉर्मूले में अपन को इनके सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस लेनी है. तो ये r और ये 2r, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बाल को बताना ज़रा. 33 में से ये 2r और r निकाल दिया मैंने, तो कितना बचा बाल को, मैं कह दूँ 30r बचेगा. कितना बचेगा बाल को, 30r. तो बताइए ज़रा सेंटर ऑफ मास, तो मैं कहूँगा फर्स्ट के थ्रू तो ये r1 ही है एक तरीके से, और ये कितना है r2. तो बताइए ज़रा r1 ये कहाँ पर मिलेगा, डेफिनेटली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, r1 वाली. r1 कितना है बताना ज़रा, m1 x1 प्लस m2 सॉरी r1 निकालना है, सीधा सा सेंटर ऑफ मास निकालने की ज़रूरत ही नहीं है. r1 का फॉर्मूला क्या बताया था, दूसरे वाला मास इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2. क्लियर है. अब बताइए ज़रा m2 दूसरे वाला मास है कितना, तो 5m इंटू डी बीच वाली डिस्टेंस ये नहीं लेनी, यही इसमें मेन चीज़ है. 33 नहीं लेना, क्या लेना है 30r अपॉन m1 प्लस m2. m1 कितना है बाल को, m1 तो m है, m2 कितना है 5m है, तो कितना हो गया बाल को बताइए ज़रा, 5m इंटू 30r अपॉन 6m, ये हो गया कितना 5m से m गया, तो ये आ गया कितना 25r. कितना चलेगा ये 25r चलेगा. ठीक है. दूसरा अगर मैं बात करूं, ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं कि 5m वाला कितना चलेगा, 5m वाला कितना चलेगा, तो मैं कहूँगा क्या बाल को, R2 कितना होगा, तो R2 का फॉर्मूला क्या, m1 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2. R2 बराबर m1 कितना मास, पहले वाले का मास कितना m, डी कितना 30r अपॉन m1 प्लस m2. m1 प्लस m2 कितना है 6m,
m से m गया, 6 से मैं काट दूँ इसको, कितना आएगा बालकों, ये 5, तो ये कितना चलेगा बालकों, 5 8 चलेगा। क्लियर है बालकों, अपन ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इससे आगे की बात, एक रस्सी वाला क्वेश्चन होता है जो जनरली किसी भी इंस्टीट्यूट के पैकेज में मिल जाता है, किसी भी बुक में मिल जाता है, ठीक है, मैं उसकी बात, तो ऐसे स्फीयर वाले में क्या ध्यान रखना है कि बीच की डिस्टेंस कौन सी वाली लेनी है बालकों, दोनों के सरफेस के बीच की डिस्टेंस अपन को लेनी है, ठीक है। बात करता हूं मैं सरफेस के, सॉरी एक रस्सी वाला क्वेश्चन। रस्सी वाला क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार से है कि एक आदमी है, वर्डिंग नहीं लिखवा रहा मैं, ठीक है, ए मैन बोल रहा हूं, बस लिख लेना अपने हिसाब से। ए मैन इज स्टैंडिंग एट द वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, मास ऑफ रोप end of a rope, and the rope is straight at the horizontal. मैं कहूँ mass of rope is m and mass of man is also m. Man start wrapping the rope, यानी लपेटना शुरू करता है। Man started wrapping the rope on his hand, ठीक है। At last he wrapped all the rope. Then what will be the position of man? What will be the position of final position of man या displacement of from initial position of man? क्या क्वेश्चन है? A man is standing at one end या near about one end of rope which is at straight in horizontal position. Mass of rope and man is same and its mass is m. Then man started wrapping the rope on his hand. Then what will be the displacement of man from initial position? जब ये रस्सी को, रोप को यानी रस्से को लपेटना शुरू कर देता है, तो जब पूरा लपेट देता है तो इस आदमी की पोजीशन क्या होगी? द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। सरफेस कैसी है बालकों? फ्रिक्शनलेस है, ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस। वरना फ्रिक्शन होती है तो अपन जनरली वहाँ रस्सी पड़ी है, मैं यहाँ लपेटता जाऊँ तो मैं आगे खिसकूंगा क्या? नहीं। लेकिन अंतरिक्ष में मैं किसी चीज़ को ऐसे खींचूँ तो मैं उसकी तरफ खींचा जाऊँगा। आपने मूवी देखी होगी हॉलीवुड में ग्रेविटी, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, ठीक है। ग्रेविटी वाले में सेंट्रोमास को ऐसे काफ़ी यूज़ किया है, धक्का दिया, हवा से दूसरी तरफ धक्का दिया तो वो उधर जाता है, या रस्से को मैं ऐसे खींचूँ, ठीक है, तो मैं उधर जाऊँगा, वो इधर आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये कहानी है उसकी। तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये रस्से को, अब मैं रस्से पर फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, नीचे सरफेस फ्रिक्शनलेस है। जैसे मान लो एक बहुत भारी चीज़ होती है, फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, तुम उसको खींचो, तुम उधर जाओगे। क्लियर है, आप उधर जाओगे। तो जैसे ही आप इसको खींचोगे आप उधर जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं इस रस्से पर जितना टेंशन लगाऊंगा इधर, उतना रस्सा भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा इधर। तो ये दोनों फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस हैं। क्यों? मैंने जितना इसके ऊपर लगाया उसने मेरे ऊपर उतना लगा दिया। तो ये कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है बालकों। क्लियर है? रस्से पर जितना फोर्स मैंने लपेटने के लिए इधर लगाया, खींचने के लिए, उतना फोर्स रस्सा किसके ऊपर लगा रहा है? मेरे ऊपर लगा रहा है। जैसे मैं इसको धक्का दूं, एनएलएम पढ़ा होगा आपने ढंग से, तो मैं इसको जितना धक्का दे रहा हूं उतना धक्का ये बोर्ड मेरे को दे रहा है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़ा होगा आपने, ठीक है। बस उसी की बात। तो मैंने कहा, मैंने इसको लपेटना शुरू किया, मान लो फाइनली आदमी यहाँ पहुँच जाता है और ये रस्सा पूरा लिपटा हुआ इसके हाथ में। क्लियर है? कुछ ऐसा है, आदमी भी एम मास का और रस्सा भी एम मास का। बस क्वेश्चन इतना ही है। और ये अगर बात समझ आ गई तो मामला हो गया। क्यों? डेफिनेटली ये जहाँ खड़े हैं वहाँ सेंटर ऑफ मास होगा या नहीं होगा? कहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास? यहीं पर होगा डेफिनेटली, कि एक, हाँ खड़े हैं यहाँ पर, ये सेंटर ऑफ मास पर खड़े होंगे। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट, पोजीशन ऑफ COM डजंट चेंज, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डजंट चेंज, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज
नहीं होगी। क्लियर है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डजंट चेंज, पोजीशन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये यहाँ आएगा। क्लियर है? अब देखो रोप का, अब मैं इनका सेंटर ऑफ मास की एक्स पोजीशन निकालता हूँ, ये उतना ऊपर उठा लेगा और वो चीज़ ठीक है, धरातल इसको नीचे तो जाने नहीं देगा। ठीक है, बस केवल एक्स पोजीशन पे। इसका सेंटर ऑफ मास आदमी का अभी यहाँ है और रोप का कहाँ है? यहाँ। ये लेंथ ऑफ रोप इज एल दे रखा है क्वेश्चन में, ये भी है लेंथ ऑफ रोप इज एल, कैपिटल एल दे देता हूँ मैं इसमें, क्या देता हूँ? लेंथ ऑफ रोप इज कैपिटल एल। तो इस रोप का सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर पे रहेगा, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस बता सकते हो क्या बालको? L/2। क्लियर है? रोप का सेंटर ऑफ मास बीच में, आदमी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। मैं वाई पोजीशन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वरना वाई का भी वेरिएशन आता है, लेकिन वो मैं फोर्स लगा के उसको ऊपर उठा लेता हूँ। क्लियर? मेरे को केवल ऐसे खींचना है भी, इतना ही काम है भी। तो ये डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? L/2। डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इन दोनों के, क्योंकि ये भी मास m है, ये भी मास m है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा, बीच में रहेगा। और मैं कह रहा हूँ सेंटर ऑफ मास पे ही अभी लास्ट में आदमी खड़ा है, तो इसका मतलब ये बीच में, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? L/4। तो इसका मतलब आदमी अपनी पोजीशन से कितना चला है बालकों? L/4 चला है। कितना चला है बालकों? L/4। दिमाग में ये मत डालना कि ये यहाँ बीच में पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचेगा। क्लियर है? कहाँ पहुँचेगा वो? L/4 पे। टोटल लेंथ कितनी है? L। क्या बोला अपन ने? एक रस्सा पड़ा है, एक आदमी खड़ा है यहाँ कोने पे, ठीक है, वो रस्से को अपने हाथों पे लपेट रहा है, नीचे वाली सरफेस जो है वो फ्रिक्शन लेस है, तो रस्से का मास अगर m है, आदमी का भी m है, तो जब वो पूरा लपेट लेगा तो आदमी कितना खिसक जाएगा अपनी पोजीशन से। तो अपन ने कहा, अपन को पता है कि जब आदमी पहुंचेगा और रस्सा एक जगह होंगे तो दोनों का सेंटर ऑफ मास वही पॉइंट आएगा या नहीं आएगा? तो वही पॉइंट आएगा, तो ये इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास रहेगा। तो अपन बोलेंगे ये सेंटर ऑफ मास पे खड़े होंगे लास्ट में, ये लास्ट सिचुएशन है, फाइनल, ये फाइनल सिचुएशन है। अपन ने सोचा दोनों का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास, इसका अभी यहाँ पर है, आदमी है, तो मेरा सेंटर ऑफ मास यहीं पे कहीं पे होगा, पॉइंट पे, एक्स पोजीशन तो यही होगी। और रस्सा पड़ा है पूरी एल लेंथ का, तो मैंने बोला था रोप का यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? बीच में। ये मैंने इसका सेंटर ऑफ मास, अब मुझे पता है पूरे को समेट कर मैंने हाथों में ले लिया है, तो डेफिनेटली हाथों में लपेट के जेब में डाल दिया है। क्लियर है? ठीक है, तो अपन ने लपेट लिया है पूरा हाथों में, तो सेंटर ऑफ मास पे ही अपन खड़े हैं, तो यहाँ इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कंबाइंड, एक तो इंडिविजुअल इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ? बोले यहाँ। और वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा? तो अपन बोलेंगे L/4 पे होगा, बीच में होगा, m तो बीच में होगा डेफिनेटली। क्लियर है बात को? और ऐसा कहेंगे, जब वो पूरा लपेट लेगा तो वो कहाँ पर पहुँच जाएगा? तो अपन बोलेंगे L/4 पे पहुँच जाएगा। अब बात आती है मैन बोट प्रॉब्लम की। किसकी बालकों? मैन बोट प्रॉब्लम की। और फिर अपना एक पॉइंट और रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? मैन बोट प्रॉब्लम, इसको क्वेश्चन के रूप में भी देख सकते हैं अपन, और इसको अपन केसेस के रूप में, कुछ कंडीशंस के रूप में भी अपन देख सकते हैं। तो मैन बोट प्रॉब्लम की मैं बात करता हूं। मैन बोट प्रॉब्लम, मैन बोट प्रॉब्लम, इसमें सम कंडीशंस अपन देख लेते हैं। वैसे इनकी कोई लिमिट नहीं है, अगला कह दे यहाँ पर रखना है, मेरे को यहाँ पर रखना है, तो केसेस भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कंडीशन बोल सकता हूँ। कुछ कंडीशंस मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन बोल रहा हूँ मैं कि पहले एक मान लो ये नाव है या एक स्लैब है, बोट है, ठीक है, स्लैब है या बोट है मैं कह रहा हूँ, और आदमी यहाँ खड़ा है, ये इनिशियली, ठीक है। बाद में आदमी, इफ मैन रीचेज एट या फिर ट्रांसफर एट द ऑपोजिट एज, मैन, फर्स्ट कंडीशन है मैन ट्रेवल टू ऑपोजिट एंड, ऑपोजिट एंड पे जा रहा है आदमी। तो बताइए ज़रा, अब इसमें क्या पूछता है, या तो नाव कितनी इधर खिसकी है, जो बाहर वाला आदमी है, बाहर से कोई आदमी देख रहा हो किनारे से, तो नाव कितनी इधर खिसकी है, या आदमी इधर कितना गया है एक्चुअल में,
किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। आदमी कितना यानी इधर चला है या फिर नाव इधर कितनी चली है वो पूछता है अपन को। अगला दे रखा है, मान लो m1 मास है और इसका मास क्या दे रखा है, अगले ने m2 दे रखा है। इसकी लेंथ है मान लो कितनी है, l। तो अगला पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द शिफ्टिंग इन स्लैब और शिफ्टिंग इन बोट। ठीक है, अब डेफिनेटली एक बात बताना, मैं ऐसे चलूँ इसके ऊपर तो डेफिनेटली मेरा हाथ किधर जाएगा, पीछे, अगर नीचे कोई उसे रोकने वाला ना हो तो। ऐसे कह सकते हैं भाई, ऐसे अपन कह सकते हैं। ये m1 मास है, लेंथ इसकी कितनी है, l है, और इसका मास मैंने क्या मान लिया, m2। अब देखिए जरा, अब काम आएगा। जितना मैं, ये स्लैब है, स्लैब नाव बोल सकता, कुछ भी बोल सकता, मैं इसके ऊपर चल रहा हूं तो डेफिनेटली आप सोचो, एक बार पानी के ऊपर नाव है, आप आगे चलोगे तो डेफिनेटली नाव किधर जाएगी बालकों, पीछे जाएगी। मैं आगे चल रहा हूँ, मेरे पैर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे आगे जाऊँगा तो ये नाव डेफिनेटली किधर जाएगी, पीछे। मान लो फ्रिक्शन लेस सरफेस होता और आप एक प्लेट के ऊपर ऐसे दौड़ रहे होते तो प्लेट किधर जाएगी, पीछे, आप किधर जाओगे, आगे। तो मैं सोच लेता हूँ ये इसको यहाँ पहुँचाना है, इसको यहाँ पहुँचाना है, तो नाव किधर जाएगी, पीछे। मान लेता हूँ ऐसे चलिए, ये आदमी अब इस कॉर्नर पे पहुँच चुका है, ऑपोजिट एंड पे पहुँच चुका, क्या क्लियर है? तो अगला पूछ रहा है कि नाव कितना खिसकी है इधर, ऐसा पूछ सकता है, या फिर आदमी कितना चला है। तो अपन एक्चुअलिटी में देखें, बाहर वाले मतलब अपन देख रहे हैं, अपन देखें तो नाव कितना खिसकी है, इतना खिसकी है अपने हिसाब से। तो एक्चुअलिटी में नाव कितनी खिसकी है, इधर मैं बोल देता हूं कोई वैल्यू आ जाएगी और ये अपन को दिखाई दे रहा है इतना खिसकेगी, अपन बोल देंगे आंसर बता देंगे। अब कैसे बताएंगे इसका आंसर, मैं बोल देता हूं कि इस पोजीशन को अपन क्या मान ले, ये लेंथ अपन ने कितनी बोल दी है, l है, ये पूरी लेंथ अपन ने कितनी है, l है। नाव मैं मान लूं ये इधर किसकी है, x। इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होता है, इधर डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं और इधर वाली डायरेक्शन को अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव डिस्टेंस। ठीक है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, याद रखना, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव ये। और आदमी कितना चला है, कोई पूछे आपसे आदमी कितना चला है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी बाहर से कोई आदमी देख रहा हो, वैसे तो तुम जैसे नाव में हो तो तुम सोचोगे मैं पूरी l लेंथ क्रॉस करके यहां पहुंच चुका हूं, इसे कहते हैं भ्रम। ठीक है, जबकि वास्तविकता में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो आदमी ग्राउंड से देख रहा है उसको तो लगेगा आप यहां थे और यहां पहुंच गए, मतलब टोटल कितने चले, मैं कहूं टोटल लेंथ l थी। ठीक है, अगर ये x इधर खिसकी तो ये इधर से भी कितनी खिसकी है, x, तो ये लेंथ कितनी हो गई बालकों, l माइनस x हो गई। ये बात समझ आई या नहीं आई, क्लियर है भाई? ये नाव इधर से x खिसकी है तो ये इधर से भी डेफिनेटली कितना खिसकी होगी, x। ये यहाँ तक पूरा आता तब यहाँ आकर खड़ा हो जाता, तब तो कुल टोटल कितना चलता, l, लेकिन ये x इधर खड़ा है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, l माइनस x हो गई। क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूँ क्या बालकों, अब एक छोटी सी बात, मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या बालकों कि ये l माइनस x है। अब देखो अपन को पता है f एक्सटर्नल कितना है, f एक्सटर्नल कितना है बालकों, 0। f एक्सटर्नल 0 है तो अपन ने कहा था ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस हो और इनिशियली VCM इनिशियल क्या हो, 0 हो, तो अपन ने एक बात कही थी याद हो तो, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर कितना आएगा बालकों, 0 आएगा। कितना आएगा, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर क्या आएगा बालकों, 0 आएगा। बताइए ज़रा, m1 है, डेल्टा x1 ध्यान रखना, चेंज इन पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेकंड पार्टिकल, इस तरफ पॉजिटिव तो इस तरफ नेगेटिव। बताइए जरा, m1 किसको माना है मैंने, बोट को, बोट का मास m1 है, वो इधर चली है, कितना चली है, x, तो मैं इस डायरेक्शन को, तो मैं यहाँ पोजीशन में कितना चेंज हुआ, माइनस x का चेंज हुआ। ये लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, क्लियर है? अपन ऐसा कह सकते हैं, प्लस m2 मास ये रहा, ये कितना चला इधर, तो अपन बोलेंगे l माइनस x चला, लेकिन ये डायरेक्शन कैसे, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, तो m2 इंटू l माइनस एक्स। अब मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, बराबर क्या कर दूं मैं इसको,
0 के बराबर कर दूँ। बताइए ज़रा क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा वैल्यू, मैं कहूँ मुझे x की वैल्यू, तो क्या आया m माइनस m1x प्लस m2l माइनस m2x बराबर 0। मैं m1x m2x उधर ले जाऊँ तो ये हो गया, ऐसे ले लूँ m2l बराबर m1x प्लस m2x, तो x मैंने कॉमन ले लिया, बाहर ले लूँ, मुझे x चाहिए तो x आ जाएगा m2l अपॉन m1 प्लस m2। ये आपको पता हो तो सेंटर ऑफ मास के जैसा ही फॉर्मूला आ गया, दो पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास के जैसा ही फॉर्मूला, अगर उनके बीच की डिस्टेंस l हो तो वो वाला फॉर्मूला जैसा ही बन चुका है, तो आपको याद रहेगा। तो पार्टिकल कितना चलेगा x। ऐसे ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, कंडीशन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सारी कंडीशन कभी हो नहीं सकती। अगला बोलते हैं बीच तक आकर खड़ा हो जाता है, इसके हिसाब से ये बीच में आ जाता है, इसके हिसाब से बीच में, तो इसका सेंटर यहाँ है, तो मैं बोलूँगा ये आदमी यहाँ आएगा उस समय। क्लियर है। अपन बोलेंगे ये इधर x किसका है, ये इधर कितना किसका, अपन सोचेंगे यहाँ के हिसाब से ये बीच में आना चाहिए था, लेकिन ये नाव इधर x खींची गई है तो ये l/2 माइनस x हो जाएगी ये लेंथ। क्लियर है, तो चेंज हो जाएगा वो मामला। एक और करते हैं, चलो एक कंडीशन और बता देता हूँ मैं इसमें, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, अपन को क्या करना है, इसको x इधर किसका है, बोट, आदमी इधर चलेगा तो बोट किधर जाएगी, पीछे, पानी रेस्ट पे है मान लो, बोट पीछे, ये आदमी इधर आ गया है कोने पे, ऑपोजिट कॉर्नर पे पहुंचा रहे हैं, पहले से कंडीशन है। ये नाव मान लिया अपन ने, x इधर किसकी, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव। ये लेंथ कितनी आएगी बालकों, ये लेंथ कितनी आएगी, तो अपन ये पूरी लेंथ कितनी है l। अब ये बोट इधर x खिसक चुकी है तो ये लेंथ कितनी बची, l माइनस x बची। ठीक है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0 होता है किस कंडीशन में, अगर f एक्सटर्नल 0 हो और सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0। पहले ये आदमी खड़ा था तो चल रहा था क्या, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। क्लियर है। ठीक है, अपन ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसको सोल्व किया तो अपने पास वो आंसर है। डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर m1 और m2 की वैल्यू आपके पास हो तो। दूसरा मैं कहूँ, दो आदमी हैं इस बार, दो आदमी है इस बार। ठीक है, और ये कंडीशन सेकंड कह देता हूँ मैं, कंडीशन सेकंड, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, मैंने बोला है ये है, देयर आर two men at opposite end and they exchange the end, exchange the end। वो क्या कर देते हैं, एंड को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। एंड को क्या कर लेते हैं बालकों, एक्सचेंज कर लेते हैं। एंड को अपन क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा, दो आदमी है, इसका मास मैं मान लूँ m1 है, इसका मास क्या है m2 है, और इसका मास क्या मान लेता हूँ m3 है, और लेंथ कितनी है इसकी, l। वही कहानी देखना आप, आसान सी बात है। मान लेता हूं इसका मास ज़्यादा था तो ये आगे चलेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा किसका आएगा, इस बोट को इधर, उसका मास मान लेता हूं कम था तो ये कम प्रभाव डाल पाएगा इसके, तो ये थोड़ा सा वापस उधर किसका देगा, लेकिन अल्टीमेटली टोटल कौन किसका आएगा, m2 बोलेगा, मैं किसकाऊंगा इसको। क्लियर। तो मान लिया ये बोट इधर थोड़ा सा खिसकी है। क्लियर है, ये यहां पर पहुंच चुका है, ये m2 आदमी, इस आदमी का नाम रख देता हूं मैं B और इसका नाम रख देता हूं C। ये B और ये आ गया है यहां पर इस बार C। क्लियर है। अब देखो हर एक चीज को एनालाइज करके बता देना, बोट कितना खिसकी है, कितना मान लूं मैं, बोट कितना खिसकी है बता सकता है कोई, मैं मान लूं कितना खिसकी है, x खिसकी है, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। जो बाहर से कोई आदमी देख रहा होगा किनारे से आराम से इन तीनों को आपस में ऐसे करतब करते हुए, क्लियर, उसके हिसाब से बोट कितना खिसकी है, x। ये आदमी यहां पहुंच चुका है और ये यहां पहुंच चुका है, ये यहां, ये यहां। मैं कह दूं अब देखो जरा, कोई बता सकता है मुझे ये कितना चला है इधर चलने के लिए, तो मैं बोलूंगा x, ये बोट खिसक गई तो ये डिस्टेंस भी कितनी, x। ये x आगे गई तो ये डिस्टेंस कितनी खाली हुई, x ही हुई। ये कितना चला आगे, तो मैं कहूंगा टोटल लेंथ l थी, ये x है
तो मैं कहूँगा ये कितना चला आगे, तो मैं कहूँगा ये डिस्टेंस हो जाएगी L माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस? L माइनस एक्स। बेजे में घुसा क्या बालकों? क्लियर है? सीधे बैठ जाइए, हाँ टेढ़े बैठे होंगे इसीलिए बोल रहा हूँ बस, ठीक है। L माइनस एक्स अपन कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है बालकों? L माइनस एक्स। ये बता सकता है कोई C कितना चला? C कितना चला है ये बता सकते हो क्या आप कि C आदमी कितना चला है इधर? तो मैं कह सकता हूं ये L लेंथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है, ये L लेंथ और ये x, और तो मैं कह दूं C ने जो ट्रेवल किया है ना तो ये L प्लस एक्स है, लेकिन वो इसने इधर ट्रेवल किया है तो इस वाले की वैल्यू को क्या लेना है? माइनस एक्स। बोट वाली वैल्यू भी इधर ट्रेवल की है तो उसको भी क्या लेना है? माइनस। लेकिन m2 किधर गया है? इधर, तो उसको क्या लेना है? प्लस। क्लियर? अब देखिए जरा, f एक्सटर्नल सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। f एक्सटर्नल कितना है? 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल भी 0 और फाइनल भी 0। तो अपन बोलेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ COM डज नॉट चेंज, डजंट चेंज। अपन बोले पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डजंट चेंज, अपन ऐसा कह सकते हैं। अपन ऐसा कह रहे हैं तो अब वही कहानी, m1 तीन पार्टिकल हो तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 बराबर कितना हो जाएगा बालकों? 0। अपन ऐसा कह सकते हैं। m1 मास बोट का m1 डेल्टा x1, इसके सेंटर ऑफ मास में कितने का चेंज हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना किसका होगा? x किसका होगा? किधर? उधर। तो मैं कह देता हूं माइनस x प्लस m2 किधर किसका है? m2 इधर, इधर क्या लेते हैं? प्लस, और इधर क्या लेते हैं? माइनस। अब m2 किधर किसका है? इधर। कितना किसका है? L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स। क्लियर है? ठीक है। तीसरा m3 कितना किसका है? तो m3 उधर किसका है? तो मैं कहूँगा माइनस में आएगा वैल्यू। कितनी आएगी वैल्यू? L प्लस एक्स। क्लियर है? माइनस में आई लेकिन L माइनस एक्स आया है अपने पास। क्लियर है? ये L प्लस एक्स आ गया, ये L माइनस एक्स अपने पास आ चुका है। क्लियर है? अपन ऐसा कह सकते हैं। क्लियर है? और बराबर कितना हो जाएगा बालकों? 0 के हो जाएगा। हाँ, तो m1 m2 और यहाँ पे क्या आएगा बालकों? m3। यहाँ पे क्या आएगा बालकों? m3। m3 कितना चला है? सॉरी, क्या लिखा मैंने? m3 कितना चला है? तो m3 इधर कितना चला है? L माइनस एक्स। तो m3 L माइनस में L प्लस एक्स चला है। अब इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं, क्वेश्चन हो गया है। माइनस का क्या आएगा? m1x प्लस m2l माइनस m2x प्लस सॉरी माइनस m3l माइनस m3x बराबर कितना? 0। m1x m2x और m3x एक तरफ ले जाऊं तो क्या आएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 और ये x यहाँ से कॉमन, और यहाँ आया m2l माइनस m3l। क्लियर है? ठीक है। ये नीचे जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी फिर m2 माइनस m3l अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करना है। डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन इसी के बनते हैं अगर सेंटर ऑफ मास की मैं बात करूं तो। क्लियर है बालकों? एक क्वेश्चन जैसे मैं बोलूं, एक आदमी है 20 किलो का, क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ होगा, ठीक है। 20 किलो का एक आदमी है, एक बोट है, वो कह दूं मैं 60 किलो की या 60 किलो का आदमी, चलो ऐसा कर देते हैं। एग्जाम्पल एक है, ये 60 केजी की बोट है या 20 केजी की बोट है, 60 किलो का एक आदमी खड़ा है यहाँ पे 60 केजी का, और ये 10 मीटर की बोट है। ऑपोजिट एंड पे पहुँचेगा तो बोट कितना खिसकेगी? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट
व्हेन मैन रीचेज एट ऑपोजिट एंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट व्हेन मैन रीचेज एट ऑपोजिट एंड। जब आदमी ऑपोजिट एंड पे पहुंच जाता है तो बोट कितना खिसकेगी। तो सीधी सी कहानी है, ये वाला डायग्राम आएगा आगे, ये मतलब ये आएगा। वैसे उस फॉर्मूले को डायरेक्टली लगा सकते हैं। ये आदमी यहाँ पहुँच चुका है, बोट इधर खिसकी, कितना खिसकी मान लिया, x खिसकी। मास कितना बोट का 20 kg और ये कितने का 60 kg। या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर इस तरीके से, अपन को बताया एफ एक्सटर्नल कितना है बाल को 0 है, एफ एक्सटर्नल 0 है, VCM इनिशियल कितना है 0 है। तो अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर कितना होगा 0 होगा। m1 की वैल्यू कितनी है, मास किसका, बोट का मान लूँ मैं, m1 किसको मान लूँ, बोट को, ये m1 मान लेता हूँ और m2। तो बताइए ज़रा क्या होगा। तो m1 20 kg, उधर किसका है तो माइनस x, प्लस 60 kg वाला कितना किसका होगा 10 मीटर ये, और x बोट वापस चली गई। तो ये अपने हिसाब से तो 10 आया था, लेकिन x बोट वापस, तो ये 10 माइनस x हो गया। अरे आदमी कॉमन सेंस की बात गधों, 10 माइनस x आएगा। क्लियर है, 10 माइनस x, तो ये 10 माइनस x हो गया। क्लियर है, बराबर कितना आएगा 0 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है बस। माइनस का 20x प्लस 600 माइनस का 60x बराबर 0। ये कितना हो गया 80x बराबर 600 हो जाएगा। ये इधर ले आऊँगा मैं, तो 80x बराबर 600, 0 ये 0 गया। क्लियर है, तो x बराबर क्या हो गया 60/8। 4 से डिवाइड करूँ 15 तो 2 7.5 बेटा। क्लियर है, तो बोट कितना इधर खिसक जाएगी 7.5 मीटर। क्लियर है बाल को, ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। अब बात करता हूँ मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, लगभग अपन इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब मैं बात करता हूँ किसकी बाल को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। एक गुब्बारे का क्वेश्चन और हो सकता है कि गुब्बारे रस्सी है, गुब्बारा है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मैं ऊपर जाऊँ 10 मीटर की एक रस्सी है मान लो, तो जब मैं उस गुब्बारे को छूँगा और रस्सी मासलेस है, गुब्बारे का मास m है, मेरा मास मान लो 2m है, तो मैं जब उसको टच करूँगा कितना हाइट ट्रेवल करूँगा, तो वही फॉर्मूला 2 मास वाला 2 पार्टिकल है, सेम वही फॉर्मूला लगेगा जो अपन ने 2 पार्टिकल को मिलने से पहले लगाया था, सेम तरीका। अब मैं बात करता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ए पॉइंट एट विच ग्रेविटेशनल, ए पॉइंट एट विच वी कैन एज्यूम ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइड। एक ऐसा पॉइंट जिस पर पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, उसको अपन क्या मान लें। सेंटर ऑफ मास क्या था, मास, एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरे मास को अज्यूम किया जा सकता है। वैसा ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ऐसा एक पॉइंट जहां पर पूरे ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या किया जाता है, अज्यूम किया जा सकता है, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, एक ऐसा बिंदु जहां पर मैं पूरे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको अज्यूम कर सकता हूं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। देखिए जरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे नॉर्मली अगर छोटी बॉडी हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सब सेम जगह होते हैं। चलो फॉर्मूले की बात करता हूं मैं। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर, ऐसे होता है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो r ग्रेविटेशनल सेंटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स आता है W1, वेट अपन बोलते हैं उसको, क्या आता है W1 r1 वेक्टर, W2 r2 वेक्टर प्लस W3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब g अगर सब जगह सेम है तो mg mg mg, g बाहर आ जाएगा। क्लियर है, g सॉरी m की जगह क्या आएगा यहाँ, W1 W2 और W3। क्लियर है, W1 W2 और W3 आ जाएगा। क्लियर है,
तो अपन बोलेंगे W1 R1 W2 R2 प्लस W3 R3, W1 W2 W3, ठीक है। वेट है, यहाँ मास नहीं आए, यहाँ मास की जगह क्या आ गया, वेट, सब जगह मास की जगह क्या आ गया, वेट आ गया। क्लियर है, ये फॉर्मूला अपने पास। मैं कहूँ ग्रेविटेशनल सेंटर है, ध्यान रखना, mg 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 g अगर मान लो कांस्टेंट हुआ, g सेम हुआ, तो g यहाँ से कॉमन आ जाएगा, g यहाँ से आ जाएगा, तो g से g कैंसिल आउट। जैसे यहाँ आ जाएगा m1g इफ g इज कांस्टेंट, इफ g इज सेम, या फिर मैं बोलूँ कांस्टेंट, तो m1g r1 वेक्टर प्लस m2g r2 वेक्टर प्लस m3g r3 वेक्टर अपॉन m1g प्लस m2g प्लस m3g। अब g को मैं कॉमन ले लूँ तो g नीचे से और ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा। वापस फॉर्मूला क्या बन गया, m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर है, अपन ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन ये तभी होता है जब g क्या हो, सेम। तो जनरली इफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पे आता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम पोजीशन पे आते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, g क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन अपन जानते हैं, अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो g की वैल्यू चेंज होती जाती है, कम होती जाती है। g का एक फॉर्मूला आता है, g1 माइनस h/r, और वो डेप्थ के साथ वो भी, ठीक है, एक में 2h आएगा, ठीक है, ऐसे चेंज होता जाता है। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। टारगेट के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही है, जी चेंज होता है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे भी जी चेंज होता जाता है सरफेस से। क्लियर, तो जी सेम। तो अगर बहुत बड़ी बॉडी हो तो अपन क्या लिखेंगे, फॉर स्मॉल बॉडी, और मैं कहूँ, ठीक है, या फिर जी इफ ए बॉडी विच हैव सेम जी, देन सेंटर ऑफ मास COM बराबर होगा किसके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। दोनों की पोजीशन क्या आएगी, सेम आएगी। लेकिन अगर बड़ी बॉडी हो, बहुत बड़ी एक बॉडी हो, बहुत बड़ी अगर ये बॉडी है, तो जी उसका यहाँ अलग, यहाँ जी की वैल्यू ज़्यादा, कम 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 बहुत कम, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या आएगा, जैसे यहाँ वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या आएगा, फिर किधर आएगा, नीचे खिसक जाएगा। क्लियर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू कब चेंज होगी, इफ देयर इज ए लार्ज बॉडी, if there is a big or large body, then center of gravity is not at the same position as center of mass। क्लियर है बालकों, ठीक है। आपके लाइक जो बातें थी नीट के हिसाब से, वो सारी बातें आपने क्लियर कर दी हैं। क्लियर है, तो आप फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट देखिए कंसंट्रेशन के साथ, सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे आपके फेवरेट चैनल पे ज़रूर, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में धीरे धीरे मैं इनको डालता रहूँगा। क्लियर है, धन्यवाद।